हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई ठीक चल रही होगी आपकी। ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ना, ये आर ओ के लिए कर रहे हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन इन टेस्ट सीरीज से आप कनेक्ट रहिए। आपका एक ही टेस्ट में बहुत सारा रिवीजन यहाँ पे हो जाता है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं इसके, पार्ट 1 पार्ट 2, और 50 क्वेश्चन ही किए थे। ठीक है, प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए और सीक्वेंस से वीडियोस पढ़े हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हर एक टेस्ट के, तो उनको देखते रहिए। ठीक है, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाह रहा था, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत तो नहीं हो रही ना हिंदी में पढ़ने से? अब मुझे नहीं पता इंग्लिश मीडियम वाले देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। अगर देखते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश का मैंने स्कैन नहीं किया है, हिंदी वाली जो PDF है उसको स्कैन किया है, वो टेलीग्राम पे भी डाल दिया, टेस्ट नंबर 3। तो बताइएगा, ठीक है? तो इंग्लिश वाली भी स्कैन कर लूँगा, उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर इसी से काम चल रहा है हिंदी वाली PDF से, चूँकि मैं जो भी नाम टेक्निकल रहते हैं या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं जो, वो तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ इंग्लिश वाला वर्जन भी उस शब्द का। फिर भी अगर दिक्कत हो रही होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फिर शुरू करते हैं हम लोग। 51 से करना है। देखें 51 देखें, यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी को ये बोल रहे हैं परमानेंट इकोनॉमी कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, ये मितव्ययिता वाली यहाँ पे बात लिखी हुई है, यानी पैसा कम से कम खर्च हो या फिर अपव्यय ना हो, वेस्टेज ना हो पैसे की, इस तरह की रिकमेंडेशन करती है कमेटी। किसको करती है? ये गवर्नमेंट को करती है। गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, क्योंकि इसी में मंत्री बैठे हैं, है ना? इन्हीं के पास सारे मंत्रालय हैं और हर मंत्रालय की अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग काम होते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव पैसा उनको उनको मिलता है और वो खर्च करते हैं। तो यही पैसा सही मद में खर्च हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इस तरह की ये रिकमेंडेशन करती है कमेटी। कारण में क्या लिखा है? यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने के लिए सिफारिश करती है। सही बात है, यहाँ पे कारण भी सही लिखा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी के बारे में कुछ जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तमाम पूछे गए इस कमेटी पे। सबसे पहले जानिए, ये परमानेंट कमेटी है। ठीक है, स्टैंडिंग परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है। इनका कार्यकाल जो होता है वो एक साल का होता है। ठीक है, 1 साल का। ये बात आपको ध्यान रखना है, कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसमें मेंबर जो होते हैं वो 30 होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक, यहाँ पे एक बात और समझिए। देखिए, एस्टीमेट कमेटी किसके खर्चे को कम कराने के लिए बात कर रही है? किसका खर्चा कम से कम हो, या फिर सही मद में खर्च हो, या फिर गलत मद में खर्च ना हो जाए। ये किसके पैसे की बात कर रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये आपने सीखा अभी। तो आप बताइए, एस्टीमेट कमेटी में मेंबर क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर होगा वो एस्टीमेट कमेटी में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन्हीं का खर्चा को बताना है, तो इसमें वो मेंबर क्यों होगा? इसलिए ध्यान रखना है आपको कि एस्टीमेट कमेटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वो मेंबर नहीं होता। ठीक है, बाकी MPs रहते हैं लोकसभा के, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कोई मेंबर है तो वो मेंबर एस्टीमेट कमेटी का नहीं होगा। और एक बात और है, एस्टीमेट कमेटी का जो चेयरमैन रहता है, इसको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करता है स्पीकर करता है। ठीक है, स्पीकर करता है, बाकी मेंबर्स में लोकसभा के जो है। ये चीज़ें हैं इसमें, ये इतनी बातें थी, कर लेंगे ना। चलिए 52 देखिए। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? मध्यवर्ती स्तर यानी ये ब्लॉक लेवल पर पूछ रहा है। ठीक है, 3 टीयर सिस्टम पढ़े ना, 3 टीयर सिस्टम हम लोग ग्राम लेवल पर पढ़ते हैं, ब्लॉक लेवल पर पढ़ते हैं, यानी क्षेत्र स्तर पर। इसको क्षेत्र स्तर का भी बोलते हैं, ग्राम स्तर पर, और एक जिला स्तर पर। यही होती हैं पंचायतें, और इनका उल्लेख किसमें? पार्ट नंबर 9 में, और जो जोड़ा गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 1992 का एक्ट है, और लागू वर्ष है 1993। यही बातें पढ़ते हैं। और अगर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल नंबर है 11। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ये ब्लॉक लेवल पर पंचायतों का अगर गठन करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? आपको ध्यान रखना है, 20 लाख से अधिक होना चाहिए। ग्राम लेवल पर जो इलेक्शन से आता है, मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान। ब्लॉक लेवल पर इलेक्शन से जो आता है वो होता है ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, इलेक्शन सबके प्रकार अलग अलग हैं, और इन तीनों संस्थाओं के जो मुखिया होते हैं, इनका इलेक्शन अलग प्रकार से होता है। कुछ का डायरेक्ट होता है, कुछ का इनडायरेक्ट होता है। जैसे अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। ब्लॉक लेवल पर मुखिया कौन है जो इलेक्शन से आ रहा है? ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं उसे, और ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है ना? क्योंकि इनसे पहले जिनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, वो होते हैं BDC। ठीक है, BDC, फिर BDC से बनते हैं ब्लॉक प्रमुख। इसी तरीके से जिला पंचायत सदस्य का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फिर यही लोग जिला पंचायत
अध्यक्ष को चुनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अध्यक्ष है उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट किस किस का नहीं हो रहा है? जिले के मुखिया का, ब्लॉक के मुखिया का, सिर्फ हो रहा है डायरेक्ट इलेक्शन ग्राम के मुखिया का। ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए 53 देखें। 53 में भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कनाडा से लिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। राज्यपाल यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, राष्ट्रपति यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है। जल्दी से रिवीजन कीजिए। आर्टिकल 155 से क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है, ठीक है, 52 में। आर्टिकल 53 भी पढ़ते हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में जल्दी से बताइए एग्जीक्यूटिव पावर, और सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होगा। और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किस में निहित है? ये प्रेसिडेंट में है। 54 में क्या है? इलेक्शन है राष्ट्रपति का। और 57 में यहाँ पर री इलेक्शन है। याद आ रहा ना, क्वेश्चन किए थे, री इलेक्शन। 123 में ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति होती है प्रेसिडेंट में, ठीक है। और 143 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी सलाह वगैरह इस तरीके की बातें हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बातें, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल की भाषा ली गई है, ध्यान रखना, प्रियम्बल की भाषा। ये भाषा मैं जोर दे रहा हूँ उस पर, भाषा जो लिखी है प्रियम्बल की, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट की बात हम लोग पढ़ते हैं। सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस हैं ये भी पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जो डिवीजन ऑफ पावर है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? फ्रांस से हम लोग रिपब्लिक जो सिस्टम है हमारा, ये वहाँ से लिया गया है, रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र की जो शासन प्रणाली है। आयरलैंड से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, DPSP है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? चलिए 54 देखिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे? तो आसान सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 355। आप आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 360 तक पढ़ा पूरा है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें से जो कॉमन आर्टिकल है 352 है, इसके बाद 356 है और 360 है। ये तो सबको आता है, ठीक है। आपको सीखना क्या है? 353 जो इनके बीच में है। इसके अलावा 354, 355, 357, 358 और 359 ये सीखना है आपको, ठीक है। ये तो सबको आता है। ये तो जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है उसको भी आता है, ये आपको जानना चाहिए, PCS के स्टूडेंट हो ना। अब यहाँ पे ग्रुप डी बोला हूँ तो भाई बुरा मत मान जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ग्रुप डी भी देते हैं और PCS भी देते हैं। तो इसमें कोई मतलब बेकार फील करने वाली बात नहीं है। मेरा बस पर्पज़ ये था कि जो छोटा एग्जाम रहता है ना तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछता है, बहुत आसान पूछता है। इस पर्पज़ से मैं बोला था ये बात, ठीक है। तो ये BRAC में देख लेंगे ना कि जल्दी से रिवीजन कराएं। अब देखिए ये सब रिवीजन कराएंगे तो फिर टाइम हो जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन 30 से 40 ही रिकॉर्ड हो पाता है, 25 ही हो पाता है, 30 हो पाता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि यार एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम उसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिवीजन हो जाए, है ना। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पज़ यही होता है। भले ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस ना कर पाएँ, बट एक ही क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये भी ठीक ही है। तो इस चीज़ के बारे में भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीका फिर बदलेंगे। चलिए मैं फिर भी आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन हेल्प बहुत करेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो PCS में पूछेगा ना तो यहीं से पूछेगा। अब फटाफट देखिए आर्टिकल 352 यहीं से शुरू करना है ना। आर्टिकल 352 में क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। यहाँ पे उद्घोषणा की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। आ जाइए आर्टिकल 353 पे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 353 में। नेशनल इमरजेंसी जो लगी है 352 के तहत, इसके अफेक्ट क्या रहेंगे, ठीक है, इसके इफेक्ट क्या रहेंगे, ये चीज़, इस चीज़ का उल्लेख है, इफेक्ट का उल्लेख है 353 में। इफेक्ट समझ रहे हैं ना? जैसे प्रोक्लेम कर दी गई इमरजेंसी, ठीक है, लागू हो चुकी है। अब लागू होने पर कौन कैसे काम करेगा, इसकी डायरेक्शंस हैं 353 में। जैसे मैं एक बात करूँ, अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करूँ तो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट्स के लिए एक्सटेंड हो जाती है। ये सब आप लोगों को पता है। या तो संघ अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, सारी मशीनरी, या फिर इस तरीके की डायरेक्शन से जाते हैं स्टेट्स को कि आपको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इस तरीके की बातें 353 में। अब 354 आ जाइए। 354 में यहाँ पे रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। राजस्व का जो बंटवारा है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस तरीके की यहाँ पे बात की गई है। तो आपको मेन की पॉइंट क्या याद रखना है? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन 354 में। 355 आइए, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे यूनियन की ड्यूटी है, ठीक है,
यूनियन की ड्यूटी, अब ऐसा थोड़ी ना कि इमरजेंसी लग गई है तो सर्वे सर्वा यूनियन हो गया। यूनियन का भी एक कर्तव्य है कि आप अपने स्टेट्स को, भाई स्टेट्स जो हैं ऐसा थोड़ी ना है कि वो यूनियन से अलग हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्यूटी ऑफ यूनियन है, ठीक है, कि आप स्टेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर रहा या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस रहा। अब आ जाइए 356 पे। 356 तो जान रहे ना, 352, 356 और 360 तो कॉमन आर्टिकल है। 356 में प्रेसिडेंट रूल होता है और इसमें वही प्रोविजन लिखे हुए हैं, मतलब गवर्नर की रिसिप्ट पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है अपने आप में कि हाँ ठीक है, स्टेट्स की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डेंस में नहीं चल पा रही है, तो फिर प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट। आइए 357 देखिए, देखिए यहाँ पे इससे लिंक कीजिए। 352 में जब प्रोक्लेम किया गया था नेशनल इमरजेंसी, तो उसका अगला आर्टिकल 353 था। 353 में इफेक्ट थे कि भैया ये जो नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 356 में जब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया तो 357 में क्या होंगे, आप यहाँ पे इफेक्ट की तरह याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कैसे होंगी, ठीक है। ये 357 में स्टेट्स की। आइए 358, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 में जो पढ़ते हैं, आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि अगर देश को थ्रेट दी जा रही है वॉर की या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण की संभावना है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 है 358 में। उससे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 359। देखिए 359 में भी यहाँ पे आपको जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट की बात की गई है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, ठीक है। जीने का अधिकार थोड़ी ना खत्म कर दोगे यार, है ना। आर्टिकल 21 में क्या है, जीने का अधिकार। तो ये बातें आपको सीखनी है। 360 आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक लगी नहीं है, जब तक इमरजेंसी की उद्घोषणा जारी है तब तक आर्टिकल 19 सस्पेंड रह सकता है, ठीक है, लेकिन 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। ये बातें हैं, अभी आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया। आगे चलें, अब देखें 55 कथनकरण का क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का यानी प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। सही बात है। यहाँ पे क्या है, ये तस्वीर तो एक है ना, ये तो ऐसी तस्वीर है जिससे हमारे संविधान का मूल मकसद क्या है ये जाना जा सकता है। कारण में लिखा है जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी हेल्प लेता है इससे, हाई कोर्ट्स भी हेल्प लेते हैं, जो उद्देश्य का में लिखा हुआ है, जो जो बातें लिखी हुई हैं बहुत हेल्प करता है इन लोगों को इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, क्लियर है, हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 56 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आ जाइए सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ठीक है। मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ 124 से आप आर्टिकल 132 तक पढ़िए, बिहार एक्ट खोलिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो जुडिशरी से आएगा तो इसी में से पूछेगा और आप पढ़े रहेंगे, रिवीजन नहीं रहेगा तो गलत करके आएंगे। ये परामर्शी क्षेत्राधिकार किस में पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 143 में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि भैया कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है और वो मैटर रिलेटेड है किसी लॉ से या फिर किसी फैक्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देंगे उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। ये बातें यहाँ पे 143 में लिखी हैं। तो आप एक क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा होगा कि अगर विधि का कोई क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो विधि का आदमी तो सरकार के पास ऑलरेडी है ना, एजीआई है तो, है ना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तो, एक एजीआई हैं, दो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो इनसे भी तो पूछ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बात और सीखने की है, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ने सलाह किससे मांगी, सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सलाह दे दी। अब प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, तो ये बाध्य नहीं है, ठीक है। ये परामर्श माने या ना माने ये प्रेसिडेंट की मर्जी। लेकिन इसके अपोजिट भी सही है कि प्रेसिडेंट ने परामर्श मांगा सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया, तो ये बात भी सही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है परामर्श देने के लिए प्रेसिडेंट को, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता, सही बात है ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, तो ये गलत है, बाध्य यहाँ पे बाध्य है लिख रहे हैं, बाध्य नहीं है। यहाँ पे आपने सीखा भी दोनों बातें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इस क्वेश्चन में गलत पूछा था। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, ठीक है, यही देखा आपने 143 में। देखें यहाँ पे 57, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्य सभी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अब इनको तो जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं ना। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस है ना, और ये पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 14 है, पार्ट नंबर 14 आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस।
और यही सबसे बड़ी पावर है राज्यसभा की। एक ही पावर है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है 312 के तहत कि वो अगर ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना चाहता है तो वो ऐसा उपबंध कर सकती है। कर लेंगे। आर्टिकल 315 भी दिख रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 315 में यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे 249, ये इसको मार्क कीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल होता है। 249 में क्या है, यहाँ पे यूनियन जो है स्टेट लिस्ट के लिए काम कर सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो ये बात लिखी है आर्टिकल 249 में। कर लेंगे ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेना है 249 में। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि स्टेट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाना है, कोई विधि बनानी है, तो वो कर सकती है, ठीक। चलिए, आर्टिकल 318 भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जान दीजिए, इसको सीख लेंगे तो भी बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। मुझे भी याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना पता है। देखें 58, भारत का निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये चुनाव कराता है प्रेसिडेंट का, है ना, लोकसभा के इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है, विधान परिषद के इलेक्शन कराता है, विधानसभा के इलेक्शन कराता है। याद क्या रखना होता है, याद रखना होता है कि जो ग्राम स्तर पर इलेक्शन हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, जिला पंचायत अध्यक्ष के, सदस्य के, ब्लॉक प्रमुख के, ग्राम प्रधान के, उसी तरीके से नगर की जो सरकारें हैं, नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के, इन सब के इलेक्शन के लिए अलग से कमीशन बना हुआ है जिसे बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल 243 में मिलता है। 243 के जो सब आर्टिकल्स हैं उसमें देखना तो आपको ये इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा, स्टेट वाला। तो यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये जो आपने अभी इतनी कहानी पढ़ी, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ये ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाले स्टेट्स वाले दिख जाएंगे, उसी को आपको रिजेक्ट करना होगा। राष्ट्रपति चुनाव का, ठीक है, ये करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव ये भी करता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव करता है। देखो चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है, इसी को हमें निकालना है, तो चौथा निकाल दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 59 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 249 अभी देखा आपने कि यहाँ पे स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है इस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। देखो ये सारे आर्टिकल मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा कि 248, 249, 250, 51 और 52 और 53 ये आर्टिकल भी डायरेक्ट खोलिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, और ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे ना, तो रिजेक्शन में काम आते हैं। तो मैं जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स बताता हूँ उनको जरूर देखा कीजिए। और मैं ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ यार कि BR एक्ट आपके पास होगा। अगर BR एक्ट नहीं है तो फिर PCS की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर मैप आपके पास नहीं है तो फिर PCS की क्यों तैयारी कर रहे हैं। ये सब बातें भी तो है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस में दिख ही रहे हैं सारे आर्टिकल्स, तो एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा इन सब आर्टिकल्स का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर भी आप खुद से देखेंगे ना BR एक्ट में तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आर्टिकल 248 में यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर्स हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर तो यहाँ पे 248 हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। 249 आपने देख लिया, अब 250 पे आ जाइए। 250 में यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर्स हैं, किसके रिस्पेक्ट में, स्टेट लिस्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये बात तो 249 में भी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, 250 में ये है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर संसद काम कर सकती है, लेकिन उस टाइम पे इमरजेंसी की उद्घोषणा इन ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट लिस्ट पे काम करती है, कौन करती है, संसद करती है, लेकिन कब, ये बस एक कब याद रखना है आपको, जब प्रोक्लेमेशन यहाँ पे ऑपरेशन में है तब। और 249 में क्या था, 249 में फ़र्क क्या है, 249 में भी संसद के पास पावर है, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर काम कर सकती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, 249 में की पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट। और 250 में यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे है प्रोक्लेमेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये स्पेलिंग गलत लग गई, प्रोक्लेमेशन। तो ये आपको ध्यान रखना, बस इसी से काम हो जाता है। 249 250 में अंतर समझ में आया ना, नेशनल इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रोक्लेमेशन। चलिए अब 251 पे आ जाइए। 251 में ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, 252 इंपॉर्टेंट है, 253 इंपॉर्टेंट है, 248 इंपॉर्टेंट है, 249 इंपॉर्टेंट है, 250 है। तो यहाँ पे सीधा 252 पे आ जाइए। 252 में यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। देखो इन सभी आर्टिकल्स में पावर दी गई है पार्लियामेंट को, लेकिन किस किस कंडीशन में दी गई है, वही कंडीशन आपको याद रखना होता है। तो 252 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 स्टेट्स या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स की ऐसी कंसेंट बन रही है कि संसद को हमारे लिए मतलब स्टेट्स के लिए जिन्होंने कंसेंट की है उनके लिए संसद के द्वारा लॉ बनना चाहिए, तो संसद ऐसा काम कर देती है। क्लियर है, समझ में आया।
यहाँ पे क्या है 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स की ऐसी कंसेंट बन जाए कि संसद को हमारे लिए काम करना चाहिए, तो वो कर देती है। ठीक, 253 में यहाँ पे पावर है पार्लियामेंट को रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे ध्यान रखना एक की पॉइंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट से संबंधित अगर कोई लेजिस्लेशन वाली बात हो तब यहाँ पे पार्लियामेंट कर देती है। इंटरनेशनल यहाँ पे एग्रीमेंट लिख दे रहा हूँ। हो जाएगा कि फिर से रिवाइज कराएं? चलिए 60 आइए फटाफट। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जल्दी से आइए यहाँ पे पार्ट नंबर 51A है ना। टोटल ड्यूटीज कितनी है? पहले 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई, और एक जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन से 2002 में, यही पढ़ते हैं ना। और एक 11वीं जो जोड़ी गई है, ये जो 11वीं जोड़ी गई ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ऐसी कुछ बातें लिखी हैं। देखें, और मैंने शायद इसी पेपर में आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटी याद भी कराई हैं। राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। भारत की संप्रभुता यानी सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, ये क्या है, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। चुनाव में मतदान करना, ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जिसकी मर्जी है वो देता है वोट, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं देता है। ठीक है, अहिंसा से दूर रहना भी यहाँ पे एक बात लिखी है, तो यहाँ पे शब्दों पर ध्यान देना, नहीं तो खेल हो जाएगा भी। अहिंसा से दूर रहना, अहिंसा से क्यों दूर रहेगा कोई यार? अहिंसा के तो पास में रहना चाहिए ना, हिंसा से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो हिंसा से दूर रहने वाली बात है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इन्होंने हिंसा की जगह अहिंसा लिख दिया, तो ये बात भी गलत हो गई। तो यहाँ पे हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पहला मिला और दूसरा मिला, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको जोड़ा कब गया था? ये पार्ट तो बाद में जोड़ा गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, और बाकी जो 11वीं थी इसको 2002 में जोड़ा गया। इनको किनकी संतुति पर लाया गया था ड्यूटीज़ को? ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 61 निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम बताइए सबसे लास्ट में कौन सा बना था, कौन सा स्टेट बना था? तो मैं यहाँ पे सबके ईयर लिख दे रहा हूँ। नागालैंड कब बना था? ये 1963 में बना था। अरुणाचल प्रदेश से बना था 1987 में। सिक्किम, ये बहुत कॉमन है ना, 1975, क्योंकि 2 आर्टिकल संविधान संशोधन हुए इसको राज्य बनाने के लिए। उससे पहले ये पूर्ण राज्य नहीं हुआ करता था, है ना। और वो संविधान संशोधन 35 नंबर पढ़ना आप लोग, और 36 नंबर पढ़ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसको देखना आप लोग, BR एक्ट में देखना या फिर गूगल करके देखना। और हिमाचल प्रदेश राज्य बना 1971 में। तो यहाँ पे सबसे अंतिम में पूछा है, यानी सबसे लेटेस्ट पूछ रहा है, तो 87 हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखें 62 में क्या है? कथन में लिखा है उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की मैंने आपको बड़ी अच्छी खूबी बताई है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया आपको छोटे से एरिया में देखना है, तो ये काम कर देता है कौन? ये काम कर देता है उत्तल दर्पण। इसलिए बोला जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है भैया, हम अपनी गाड़ी में पीछे की तरफ देख लेते हैं, बहुत बड़ा सा क्षेत्र हमें हमारे छोटे से शीशे में दिख जाता है ना, तो ये खूबी है। कारण में लिखा है उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र इसको बोलते हैं। साइंस की भाषा में अगर बात करें इसी चीज़ को, तो दृश्य क्षेत्र अधिक है। ठीक है, दृश्य क्षेत्र को इंग्लिश में बोल रहे हैं ये, कि इसका जो व्यू है वो लार्जर है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, लार्जर फील्ड व्यू आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कारण सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी के अपोजिट कॉन्वेक्स हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है, अवतल का यहाँ पे उल्टा कर देना। देखें 63 निम्न पेयर्स में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी लिखा है, इक्थियोलॉजी लिखा है, हीरोलॉजी लिखा है। तो कुछ तो आसान है, जैसे इक्थियोलॉजी आप लोग पढ़ते रहते हैं। इक्थियोलॉजी क्या होता है बताइए? इक्थियोलॉजी सही मैच है, मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। और क्रोमेटोलॉजी, ये विभिन्न रंगों का अध्ययन होता है। तीनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। देखें 64 कुछ सॉल्ट हैं और कुछ उनके केमिकल नाम है, मतलब सॉल्ट का केमिकल नाम यहाँ पे पूछा है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। साधारण नमक, ये क्या होता है? ये तो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसको 3 से मिला दीजिए। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक धावन होता है और एक खाने वाला सोडा होता है। तो खाने वाली जब बात आ जाएगी तो यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट कर देना बस। ठीक है, तो वो खाने वाला सोडा हो जाएगा। सोरा यहाँ पे एक पूछा है, सोरा का मतलब सोरा क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट। और नीला थोथा होता है, ये बहुत खतरनाक है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे कक्षा 11-12 में, है ना, समझ नहीं आता था। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है। करा लेंगे ना मैच? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 34-21 कोडिंग बनी, 34-21 बी ऑप्शन। चलिए
65 है स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। स्टरलाइजेशन बताइए, जल्दी से बताइए क्या है। वैसे डिक्शनरी मीनिंग इसका देखेंगे तो आप इसका मीनिंग जो अर्थ देखेंगे इसका मिलता जुलता यहाँ पे आपको शब्द मिलेगा नसबंदी से, है ना, नसबंदी से। साइंस के रिगार्डिंग वैसा मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टरलाइजेशन का मतलब है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब पानी से जो हानिकारक कीटाणु हैं, हार्मफुल जर्म्स हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बोला जाता है। तो 65 जो है रिलेटेड है जल शुद्धिकरण से। ठीक है, चलिए 66 देखिए। बताएं, मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट और चांदी के बारे में पूछा है। मैग्नीशियम के आगे क्लोरोफिल लिखा है, तो अब इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम अगर नहीं रहेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ा रोल है क्लोरोफिल का, मैग्नीशियम का। देखें, कॉपर सल्फेट ये पीड़ानाशक है, सही मैच है। चांदी फोटोग्राफी प्लेट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे सभी सही सुमेलित है। चले नेक्स्ट देखें, 67 राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। अभी आपने इस पे तो पूरा देख ही लिया, 352 से लेके 360 पूरा देख लिया। और यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे इसी के अंदर वाली चीज़ें पूछ ली हैं कि किस किस कंडीशन में संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 352 में तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में यहाँ पे राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। और आपने अभी देखा था कि 356 के जो प्रोविज़न है, बेस है, वो किस आधार पर लगाया जाता है। ये जो ऑप्शन ए में लिखा है और बी में लिखा है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये बातें तो आर्टिकल 352 की है ना, यानी नेशनल इमरजेंसी का बेस होता है। आर्टिकल 356 में तो ये गवर्नर वाली बात लिखी है कि गवर्नर इस तरीके की रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को, और उसमें लिखा रहता है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उनके अकॉर्डिंग्स नहीं चल पा रहा है स्टेट्स, यानी मशीनरी, स्टेट की जो मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, तो फिर प्रेसिडेंट इस तरीके की प्रोक्लेमेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन तो लिखा नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या फिर उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहले इसको सीखना पड़ेगा ठीक से यार, देखो तब समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि यार वही है कि आप टेस्ट सीरीज दृष्टि की जो है वो 2022 की देखिए, 2023 की देखिए, है ना। आरू की जो टेस्ट सीरीज है वो 2022 की देखिए, 2023 की देखिए। आज प्लेलिस्ट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप इनको देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाएगा, जीएस का बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है आर्टिकल 74 और 75। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ें, आर्टिकल 75 को और आर्टिकल 74 को। इन आर्टिकल्स में आपको एक बात मिलेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये लिखा हुआ है। ये इस बात का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्री लोग बैठे हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली कौन खर्च कर रहा है यार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है ना, और पैसा किसका है, पब्लिक का है। और पब्लिक के प्रतिनिधि सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो बैठे नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, खासतौर से लोकसभा में बैठे हैं, है ना। तो लोकसभा को तो जवाब देना पड़ेगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लोकसभा को अगर जवाब मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि पूरी पब्लिक को जवाब मिल गया कि भैया पैसा कहाँ खर्च किए हो। तो इस तरीके का सेंस रहता है। बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जो आपको दिख रहा है अपने देश में, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे यहाँ पे इलेक्शन होता है, बहुमत जिसका होता है वो राजा होता है ना, वही फिर शासन चलाता है। तो बहुमत के दल का शासन यहाँ पे है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया रहता है वो कौन है, वो पीएम रहता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी लिख देना कि सर्वे सर्वा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो पीएम होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का कितना रोल है ये आप लोग देखते ही हैं। बाकी यहाँ पर राज्यसभा का रोल और लोकसभा का रोल, ये सब चीज़ें दिखा देना, शक्तियों का सम्मिश्रण दिखा देना जो यहाँ पे लिखी है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स है। आप स्टेट वो देखते हैं ना, लिस्ट है, शेड्यूल नंबर 7 स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। ये सारी विशेषताएं होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो यहाँ पे मेल किससे नहीं खाता ये पूछा गया है। तो मेल तो बहुत आसान दिख रहा है डी ऑप्शन में, है ना, स्टेबिलिटी। तो भाई यहाँ पे झगुआ पर जब हैं, यहाँ पे दल हैं, यहाँ पे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये स्टेबिलिटी वाली बात कहीं से सूट नहीं कर रही है ना। कभी भी सरकार गिर जाती है तो हाथ खींच लेगा, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि गठबंधन बेस्ड है यहाँ पे, शासन चलता है, यहाँ पे पार्टीज बनती हैं, यहाँ पे बहुमत साबित होता है। चलिए 69 देखें, निम्नलिखित में से किस एक बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।
ये क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? देखें, पढ़िए उसको, ठीक से पढ़िए और समझिए। ये बात बोली गई थी बम्बई बाद में, इसका उल्टा पहले सही था। जैसे आर्टिकल 356 में यहाँ पे संवैधानिक आपात की बात की गई है ना, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो फैसला होगा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। ये पहली बात सही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बात को ख़त्म कर दिया गया, इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया कि अब चैलेंजेबल है। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और वो ध्यान रखना है कि ये कब कब हुआ था। तो देखो 1975 में एक चीज़ आई थी, और वो चीज़ आई थी 38 जो 38वां संविधान संशोधन है। इसमें प्रोविज़न कर दिया गया था कि भैया आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कुल मिला के। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया फिर 1978 में। 1978 में बहुत सारी बातें अपोजिट हुई हैं, है ना? वो सब ये पॉलिटिकल रीजन्स हैं, वो सब आप लोग समझते होंगे। 1978 से पहले संविधान में संशोधन किए गए, बहुत सारे क्लॉज संविधान में डाले गए। फिर 1978 में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, शासन चेंज होता है, सरकार बदलती है, तो फिर इन्हीं सब आर्टिकल्स को फिर से तोड़ा जाता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हुई, वो उनको कभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, और इस क्लॉज के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या किया गया कि जो पहले आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो। आर्टिकल 74 में यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है, ठीक है, मंत्री परिषद का जिक्र है, और साथ में ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ध्यान से समझना इस प्रश्न को, 74 आर्टिकल को, क्योंकि इसमें एक चीज़ और ऐसी लिखी है। देखो, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किसको? प्रेसिडेंट को। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या सलाह दे रही है प्रेसिडेंट को, है ना, इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि क्या सलाह दी गई है। तो यहाँ पे ये सलाह वाली बात है ना, क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो ये साथ में ये भी याद रखें कि यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप मतलब हर एक चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो ना। अब क्या सलाह दिया है प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कोर्ट से परे है, ठीक है, ये न्याय समीक्षा से परे है। चलिए, और 75 में क्या है? 75 में प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसी के सब क्लॉज भी हैं। तो एक सब क्लॉज ऐसा भी है 75 का, जिसमें वो 15% वाली बात लिखी है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मेंबर होंगे वो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका मतलब उसका 15% जितना भी होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए 70 देखिए, ऑरलान यहाँ पे पूछा है, ऑरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, एक्रिलो नाइट्राइल होता है, ठीक है, एक्रिलो नाइट्राइल, ध्यान रखना। देखें 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? नियत तापी का मतलब बताएं पहले तो हमें, इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है पुरानी टेस्ट सीरीज में। ये बात इसलिए बोलता हूँ ना कि यार फिर वही सेम चीज़ बार बार पढ़ाना थोड़ा सा मन भी उचट जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि अगर पुरानी टेस्ट सीरीज देख लेंगे तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाएंगे आप लोगों के। देखें, ये पक्षी वर्ग पूछा है ना, वर्ड्स क्लास जो है वो क्या है? ये वार्म ब्लडेड होते हैं। नियत तापी का यहाँ पे वार्म ब्लडेड है। अब वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है? ये जो गर्म खून के प्राणी हैं इनका क्या मतलब है? ठंडे खून के प्राणी हैं इनका क्या मतलब है? ऐसा होता क्यों है? तो ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं सिंपल टिक लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। नियत तापी जो वार्म ब्लडेड होते हैं, पक्षी होते हैं, क्योंकि अभी ये फिर ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर अभी 5 से 10 मिनट लग जाएगा। देखें 72 देखें, धावन मशीन, ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। एक ये जो इनका प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है ये मशीन, बताइए? तो आसान है तो, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आप केंद्रीकरण। चलिए 73 देखें, 73 है। देखिए यहाँ पे कुछ एलगी के एग्जाम्पल दिए हैं और उनका यूज पूछे। तो हमारे सामने तो यही चैलेंज है कि ये जो नाम है ये एलगी ही है। ये पहले हमें याद रखना है कि क्लोरेला क्या है भैया, ये एलगी है। एनाबेना क्या है? एलगी है। लेमिनेरिया ये कॉमन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है पीसीएस ने इसके बारे में, तो लेमिनेरिया के बारे में, क्योंकि आयोडीन में होता है सेवल, मतलब लेमिनेरिया सेवल से आयोडीन बनता है। तो देखें, क्लोरेला एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है। एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए। ये चीज़ ना हो तो कोलैप्स कर जाएगा पूरा इकोसिस्टम, है ना। तो ये याद तो रखना बहुत ज़रूरी है। एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, क्लोरेला एंटीबायोटिक है, लेमिनेरिया आयोडीन, ये सभी तीनों मैच हैं, ठीक है, सब सही है। देखें 74, नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ये बस साइज पूछ रहे हैं कि ये नैनो जो है वो कितने साइज का है, यानी 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होना चाहिए, इनका अध्ययन किया जाता है नैनो टेक में।